में 4 शब्द आते हैं। एक की व्याख्याएं हैं। एक शब्द आता है संज्ञा, जिसको आप अंग्रेजी में पढ़ते होंगे नाउन। नाउन इज द नेम आर प्लेस आर थिंग, ऐसा आप बचपन में पढ़ते होंगे। तो 4 संज्ञाएं जो है वो हमारे यहाँ तीर्थंकरों ने कही। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन 4 संज्ञाओं में हमें ये भी देखना है, जैसे आजकल हो रहा है, मैं अभी जैसे आहार इत्यादि के लिए जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आजकल चौके में लोग आंवले का अचार बना करके देने लगे। ताज़ा आंवला आने लगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ताज़ा आंवला दीपावली के बाद खाते हैं। कोई भी व्यक्ति दीपावली से पहले ताजे आंवले का प्रयोग करेगा तो उसका कंठ अगले 3 महीने के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। अब वो शब्द है एक आहार संज्ञा। उस आहार संज्ञा के कारण ही भय संज्ञा है, उसी के कारण मैथुन संज्ञा है और उसी आहार के कारण ही परिग्रह संज्ञा है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि एक आहार संज्ञा पर नियंत्रण रख लिया तो भय, मैथुन और परिग्रह पर नियंत्रण अपने आप हो जाता है। फिर जैन शासन में एक और शब्द आता है पर्याप्ति। उस पर्याप्ति में भी आहार, शरीर, भाषा, इंद्रिय, मन और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 6 प्रकार की पर्याप्ति जैन शासन में होती है। उसमें भी पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति। आहार से ही शरीर बनता है, आहार से ही शरीर के बाद इंद्रिय होती है, फिर भाषा होती है, श्वासोच्छ्वास होती है और फिर लास्ट में अंत में मन होता है। अब ये आहार का जो विज्ञान है, ये जिसको आप आहार विज्ञान जब अपन हिंदी में कहते हैं तो आहार विज्ञान सुन लेते हैं, इसी को अपन अंग्रेजी में कहें तो फूड मैनेजमेंट। ये फूड मैनेजमेंट क्या है, कोई मेरा शब्द नहीं है, ये सारे के सारे शब्द गुरुओं के हैं। अब जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ मिलती है तो हम खा लेते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि जैन शासन किस सुंदरतम तरीके से फूड मैनेजमेंट को आपके सामने रख रहा है। हमारे यहाँ भोजन की एक मर्यादा है। जैसे रोटी बनने के बाद 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती, ये मर्यादा है। पानी गरम कर दिया तो उबलने के बाद 24 घंटे के बाद काम का नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ की मर्यादा है कि सुबह की सब्जी शाम को नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ वो चीज़ सिखाई जाती है, आपको शायद पता हो या ना पता हो सकता है पता हो, कि कोई भी पिसे हुए मसाले या अन्न होते हैं, उनकी शक्ति सीमा निश्चित है। जैसे आप एक्सपायरी डेट कहते हैं ना, तो आपके जो भी पैकेट में जब आप बिस्कुट खाते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसमें लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6th मंथ। लेकिन हमारे तीर्थंकर कहते हैं हर सीजन में किसी भी भोज्य पदार्थ की मर्यादाएं बदलती रहती हैं। गर्मी के दिनों में बेस्ट बिफोर 3 डेज, बरसात के दिनों में बेस्ट बिफोर 7 डेज, ठंडी के दिनों में बेस्ट बिफोर 15 डेज। सिर्फ 3 मर्यादाएं लिखी, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन। ठंडी के दिनों में ठीक बात है कि वायरस बहुत जल्दी डेवलप नहीं होता है, तो 15 दिन की मर्यादा है। बारिश के दिनों में 7 दिन की, और तेज गर्मी के दिनों में आटे की शक्ति 3 दिन में खत्म हो जाती है। सोचिए, कोई गुरु होंगे जिन्होंने फूड मैनेजमेंट को लेकर के इतनी अच्छी बात कही होगी कि 3 दिन में तुम्हारे जो आटा पिसा है ना, उसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई, उसके बाद वो भूसा हो गया।
भूसा में भी कुछ शक्ति होती, वो भूसा से गया बीता हो गया। फिर जितने भी मसाले होते हैं, आप लोगों ने अभी लाइफस्टाइल में जब आप लोग कोई शो देखते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें पेपर, क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्च, एक छोटी सी मशीन होती है, उस छोटी सी मशीन में काली मिर्च डाल देते हैं और ऐसा ऐसा घुमाते हैं। घुमाने पर वो काली मिर्च वहीं पर तुरंत क्रश होती है और किसी भी सामान में चली जाती है। तो वो जो ऐसा घुमा करके किसी मशीन के माध्यम से जब आपको देते हैं तो उसमें उस पदार्थ का फ्रेग्रेंस पूरा होता है। कभी आप सोचिए कि आप जैसे आपके घर के अंदर जो मसाले की एक दानी होती है, मसालदानी कहते हैं, उसमें आपने 15 दिन पहले मान लीजिए 1 किलो हल्दी पीस ली, या फिर आप बाजार से कोई पैकेट वाला मसाला लेकर के आ गए। अब पैकेट वाले मसाले में स्वाद होना अलग वस्तु है, लेकिन उसकी जो ताकत है वो खत्म हो गई। तो ताकत खत्म होने के बाद जब आप कोई शक्ति विहीन भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं, अब चूंकि 3 दिन का आटा की मर्यादा थी, अभी जैसे बारिश चल रही है तो 7 दिन के आटे की मर्यादा है। अब 7 दिन के बाद जो आटा आपने यूज किया तो सबसे पहले उसकी शक्ति खत्म हो गई, और फिर उसके बाद उसमें जो विकार पैदा हुआ 8, 9वें 10वें दिन से, तो उस वायरस के कारण आपको कभी महसूस नहीं होता है, लेकिन कभी बहुत कॉन्शियस होकर के अपनी बॉडी को देखो कि हमारे शरीर में एक नया दाग क्यों आया, हमारे चेहरे में एक काला दाग, एक तिल नया पैदा कैसे हो गया, हमारा कोई बाल क्यों सफ़ेद हो गया, हमारी स्किन में झुर्राहट क्यों आने लगी, हमारे आंखों के सामने के नीचे के कालेपन क्यों आने लगे। अपने शरीर का भी एक अन्वेषण करना चाहिए। हम अपने शरीर का अन्वेषण नहीं करते, हमको तो बस जो दे दिया तो खा लिया, लेकिन हमने उसमें उसकी शक्ति को नहीं देखा। लेकिन तीर्थंकरों ने देखा। तीर्थंकरों ने मूलाचार जैसे ग्रंथ में सबसे बड़ा चैप्टर रखा कि साधक किस तरीके की भिक्षा ग्रहण करे, और उस भिक्षता की स्वच्छता के बारे में भी निश्चित कर दी गई। आज अब जमाना बहुत हाईटेक है, आज आप ठंडी के दिनों में कच्चे आम का अचार खाते हैं, आज आप मिर्ची का अचार बना हुआ पता नहीं कितने वर्षों पुराना खाते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उसमें 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद उसकी सत्व विहीनता, उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई। अब वो चीज़ एक्सपायर है। अब एक्सपायर होने के बाद आप दूसरी चीज़ भूल जाते हैं कि वो चीज़ें धीरे से विषाक्त भी हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए जब आप कभी को मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए या किसी रिसेप्शन में गए, और रिसेप्शन में जाने पर लौट के आए तो आपको उल्टी होने लगी, जी मचलाने लगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो आप बोलते हैं ना, अरे महाराज फूड पॉइजनिंग हो गई। ये शब्द आपके मुख से कई बार निकला होगा, फूड पॉइजनिंग का। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वेजिटेरियंस वेजिटेबल्स फूड्स में कहीं पर फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। फूड पॉइजनिंग उस कंडीशन में होती है जब किसी वेजिटेबल के ऊपर कोई मांस रखा गया हो, या फिर किसी सब्जी पर किसी मांसाहारी पदार्थ से संपर्कित होते हुए कोई रस, तेल पदार्थ आदि डाले गए हो, तब जाकर के किसी शाकाहारी पदार्थों से किसी को फूड पॉइजनिंग होती है। एक्चुअल में मांसाहारी पदार्थों के संयोग होने पर ही शाकाहारी पदार्थ बदनाम होते हैं फूड पॉइजनिंग के नाम पर। फिर चाहे आप ककड़ी खा लीजिए, चाहे कोई सब्जी खा लीजिए, कोई रेसिपी खा लीजिए, या फिर कोई आप और भी कोई सामान खा लीजिए, लेकिन शाकाहारी भोज्य पदार्थों में फूड पॉइजनिंग नहीं होती। उसमें वायरस डेवलप होते हैं, आप उसको जब ले लेते हैं तो वो आपके शरीर में विशेष प्रकार के दाग धब्बे पैदा करते हैं। ये उम्र का पड़ाव नहीं है, उम्र के पड़ाव के कारण आपके चेहरे पर दाग नहीं पड़ रहा है। वो जो आप दूषित भोजन करते हैं, वायरस के साथ वाला जो भोजन करते हैं, जो आप एक्सपायरी डेट वाला भोजन करते हैं, ये उस भोजन का परिणाम निकलता है, जिस भोजन के परिणाम के कारण हमारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ती हैं, बाल असमय में सफ़ेद होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी शक्ति विहीन आपको लगातार करने की आदत पड़ गई है, जिसमें एक्स्ट्रा स्पाइस हैं, उन स्पाइस के कारण इंद्रियां जो हैं वे विशेष प्रकार से उत्तेजित हो जाती हैं, जिसके कारण भी शरीर में बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है।
और आचार्य सोमदेव सूरी महाराज जी ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, यो मित भुक सा बहुभुक। जो कम खाता है वो ज्यादा खाता है। ऐसा कैसे? तो जो कम खाता है वो ज्यादा खाने के लिए ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, और ज्यादा खाने वाले जल्दी से चले जाते हैं। बंधु, आज एक विज्ञान है, उस विज्ञान उस फूड मैनेजमेंट से रहित होकर के बड़े घरों में और बड़े समृद्ध घरों में जब बाजार के बड़े अच्छे अच्छे कंपनियों के मसाले आते हैं, अब आप देखिए आज पूरे देश में तहलका मचा हुआ है घी को लेकर के। घी को लेकर के क्या तहलका मचा है कि उसमें चर्बी वाला घी खा लिया, या फिर प्रसाद में आपने उस घी को मिला दिया जो टैंकरों से आता था। इतना बड़ा हल्ला है पूरे देश के अंदर कि बहुत सारे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया। अब ये आस्था के साथ खिलवाड़ एक जगह तो पकड़ा गया तो आप देख रहे हैं, दूसरी जगह जो पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता है, वहां तो आप उपयोग करते ही हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं महाराज जी। आप कभी भी अपने घर में खाने वाले घी का कभी भी कोई टेस्ट नहीं कराते। कभी टेस्ट करा के देखेंगे तो पता चलेगा कि वही चर्बी वाले घी से हो सकता है अहिंसक कुलों के अंदर भी भोजन पदार्थ इत्यादि बनते हैं। जितने भी तेल होते हैं, इन तेल बहुत पहले ही खराब हो चुके होते हैं। ये तेल जितने भी कंपनी के जो ब्रांडेड बिकते हैं ना, ये जितनी भी सड़ी मूंगफलियां रहती हैं, सड़ा सोयाबीन रहता है, ये सब बॉयलर प्लांट में जाकर के, कभी सोयाबीन का प्लांट एक गाडरवारा पे लगा हुआ है, मुझे जहाँ तक याद है, गाडरवारा के सोयाबीन प्लांट में मध्य प्रदेश के सारे पूरा का पूरा सोयाबीन जाता है। और वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ, दो बड़े बड़े जो मुद्दई कॉरपोरेटर सेक्टर्स के जो लोग हैं, उनके बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं जहाँ पर पूरा तेल निकलता है, लेकिन किस चीज़ का निकलता है ये पता नहीं रहता। जबकि हमारे यहाँ फूड मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त था कि हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा कोल्हू हुआ करता था, या फिर तेल पेरने की मशीन होती थी। साफ सुथरी राई लेकर के, सरसों लेकर के चले जाते थे, मूंगफली लेकर के चले जाते थे, अपना साफ पानी लेकर के जाते थे और उसको पहले धो देते थे, एक बार साफ कपड़े से पोंछ देते थे और अपने घर की मर्यादा के लिए खुद तेल निकलवा लेते थे। और मर्यादित तेल निकाल करके हमने अपने 6 महीने 8 महीने साल भर के लिए एकत्रित कर दिया। उस तेल से पका हुआ भोजन अलग होता था। लेकिन आजकल आप जब कभी भी आप अपना वो जो मोबाइल चलाते हैं, उसमें आप देखिएगा कि तेल की खामियां आपके जीवन में कैंसर पैदा कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल्स अच्छे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती हैं, कोई भी एंटीवायरस के लिए वो काम करते हैं। लेकिन जब उन एंटीवायरस सेल्स को लगातार अशुद्ध या दूषित भोजन मिलता है, तो बिना तंबाकू खाने वाले लोगों के गले में भी, गाल में भी कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। किसी ने कभी, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं किया, मांसाहार नहीं किया, जिन्होंने कभी तंबाकू नहीं खाया, इलायची लौंग भी नहीं खाई, और उनके गले में, गाल में एक छाला हो गया, और छाले के माध्यम से धीरे से फिर उसमें पता चला कि इसमें कैंसर हो गया है। ऐसे लाखों लोग बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बम्बई में, मतलब एवरीडे कम से कम 3000 आदमी रोज बम्बई उतरता है ट्रेनों से सिर्फ इसलिए कि उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया है। ये जो बढ़ती हुई संभावनाएं हैं, ये जो हमारे सेल्स के अंदर की प्रतिरोधक क्षमताओं में कमी है, वो हमारे उस जंकी फूड के कारण है, जिस जंकी फूड का सहारा लेकर के लोगों की तो जेबें भर रही हैं, लेकिन आपका पूरा जीवन अस्तित्व खतरे में चलता आ रहा है। इसके लिए आचार्यों ने कहा कि कभी भी, मतलब अच्छे कुलों में जो समझदार लोग होते हैं, उनके घरों में बाजार का आटा नहीं आता। मैं जहां पर बैठा हूं, यहां पर मैंने एक ब्रांडेड कंपनी का आटे की फ्लोर मिल देखी है। वो करीब 50 करोड़ से ऊपर का पूरा एक प्लांट है, जिस प्लांट में दुनिया भर का जितना भी कोटे में मिलने वाला गेहूं होता है, वो गेहूं उसके साइलों में, मैंने बैग्स में 15 साइलो बने हैं, उस साइलों में जाकर के मैंने देखा, मुझे पूरा प्लांट दिखाया है जिसमें किसी भी मैनुअल पावर सिस्टम का काम नहीं है। टोटल हाइजीन और टोटल कंप्यूटराइज बनता है वो आटा। उस आटे को मैंने देखा कि उसका जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल FCI से आया हुआ 3rd क्लास का गेहूं है।
3rd क्लास के गेहूं में घुन लगी हुई है, मशीन बहुत अच्छी है। उन मशीनों का कमाल है कि ना एक इतना सा धागा निकलेगा उसमें से, ना उसमें कोई भी एक कंकड़ जाएगा आपके, ना उस गेहूं में किसी भी प्रकार का कोई डस्ट जाएगी, ना किसी भी प्रकार का कोई खराब आएगा। जबकि वो तो उस सड़े गेहूं को भी ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल करके पॉलिश करके निकाल करके साफ कर देते हैं और बना देते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल बिल्कुल 3rd क्लास क्वालिटी का। जब मैंने अभी देख करके आया, मैं अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने उससे पूछा कि हमने कहा ये मटेरियल इतना बल्क में आप जनरेट करते हैं, जाता कहाँ है? आप आश्चर्य मानेंगे, दुनिया की ब्रांडेड कंपनियां जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन ब्रांडेड कंपनियों के लिए वो रॉ मटेरियल जो कोटे का है, कभी आप भूल से भी अगर वो गेहूं आपके हाथ में ऐसा दे दिया जाए तो आप उठा करके अपनी घर की गाय को भी न डालें। उसको मेडिकेटेड करके 70 रुपये किलो भी बिकता है, वही आटा 60 रुपये किलो भी बिकता है, 110 रुपये किलो वही आटा जो होता है वो मेडिकल स्टोर पर मिलता है। वो कुछ एक चला नया आटा चला है, 5-7 मतलब जो होते हैं जीन्स होते हैं एक साथ मिला देते हैं और उसको खाने से बोलते हैं इससे तुम्हारी शुगर कंट्रोल रहेगी। वो इतना वाहियात है, इतना गिरा हुआ आटा है, मैं अपनी आंख से देख करके आ रहा हूं। आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी के पैक्ड आटे के ऊपर मत जाइएगा। हमारे यहां मां बहनें घर के अंदर बिर्रा की रोटी बनाती थी। अब पता नहीं आपने कब खाई होगी लास्ट टाइम, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें वो होता था कि जो गाय को खिलाते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, जौ कहते हैं ना, कुछ जौ के उसमें दाने रहते थे, उसी में चना रहता था, उसमें थोड़ा सा सोयाबीन का थोड़े बहुत दाने डाल दिए जाते थे, उसमें थोड़े से मक्के डाल दिए जाते थे, उसी में थोड़ी सी ज्वार बाजरा डाल दिया जाता था। घर की माँ बहनें जब आटा पूरा पीस चुकी होती थी, उस पीसे हुए आटे के बाद माँ बहनें उसी आटे में ज्वार बाजरा गेहूं ये सब एक साथ मटेरियल डाल करके उसको और पीसती थी। और पीसने के बाद जब चक्की साफ करती थी तो चक्की के अंदर जो आटा फंसा रहता था उसी में वो जौ फंस जाता था, उसी में वो गेहूं मिल जाते थे, और उस चक्की के पूरे आटे को निकालते थे, निकाल करके छानते थे, और छान करके उससे जो रोटी बनाते थे उसको कहते थे बिर्रा की रोटी। इससे 2 काम होते थे। इससे जिनका अंदर का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है या फिर जिनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा घी की मात्रा, चर्बी की फैट बढ़ गया है, वे सारे लोगों को वो बिर्रा की रोटी दी जाती थी। अब आपने कभी बिर्रा की रोटी नहीं खाई होगी, मैं तो इतना नियम से मानता हूँ, और मिलती भी है तो कैसी मिलती है कि बिर्रा की रोटी सिर्फ गरम खाई जाती थी, थोड़ी सी घी डाल दिया उसमें, ऐसा मसल दिया और दे दिया। ये बिर्रा की रोटी जैनियों के यहाँ हर चौथे दिन बनती थी, और भोजन में अगर सामान्य से 2 गेहूं की 3 गेहूं की रोटी देते हैं तो 1 बिर्रा की रोटी टू बी मस्ट कंपलसरी। भैया 1 बिर्रा की रोटी जे भी ले लो। घर के अंदर बहुत सारी क्वालिटी वाइज काम होते थे, ज्वार की रोटी बना दी, बिर्रा की रोटी बना दी, गेहूं बना दिया, पूड़ी पराठे बना दिए, और प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग रहती है। तो कोई व्यक्ति होता है जिसको पोहे में नींबू डाल दो तो पोहा अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको पोहे में नींबू डाल दो तो गले में कफ हो जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाते हैं। तो घर की जो माँ बहनें रहती थीं वो प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को समझते हुए भोजन बनाते हैं। अब ये संधि काल का समय है, क्वार मास के 2 पखवाड़े, गुरुदेव कहते थे हमेशा क्वार मास के 2 पखवाड़े बड़े जतन से काटो प्यारे, कि वो समय रहता है जब इतनी तेज गर्मी पड़ती रहती है कि पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है। उस प्रकोपित पित्त में जब आप जीरा फ्राई चावल खाते हैं जिसमें एक्सेस जीरा डाला हुआ होता है, वो प्रकोपित पित्त जीरा फ्राई चावल खाने के बाद आपके पूरे शरीर में थोड़े थोड़े करके एक, जिसको डॉट्स कहते हैं, फोले कह दीजिए, या फिर आप जिसको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसे धीरे धीरे फोड़े पड़ने लगते हैं। बहुत ज़्यादा शरीर में आपको लगता है ऐसे जलन हो रही है, खुजली हो रही है, आपकी बॉडी से बैड स्मेल आ रही है। ये गंदे स्पाइस खाने का इस कुंवार के महीने का परिणाम है। इस कुंवार के महीने के अंदर की इतनी खासियत है बंधुओं, बहुत जतन के साथ सिर्फ गर्म भोज्य पदार्थ, वो भी सात्विक, थोड़ा मीठा, हल्का सा व्यक्ति इस पित्त की भड़काहट के कारण थोड़ा सा सादा गुड़ लेना पसंद करता है।
तो माँ बहनें जो होती हैं वो गुड़ में थोड़ा घी डाल करके उसको एक बार गर्म करके उसको जमा देती हैं। तो जैसे बर्फी खाते हैं, कोई स्वीट्स खाते हैं, तो एक गुड़ का पीस दे दिया जाता है, ये खा लो, इससे तुम्हारा पित्त शमित रहेगा। करेले नहीं खाते कुंवार के महीने में, कोई भी कड़वी चीजें नहीं खाई जाती है, नीम नहीं खाई जाती है, कोई त्रिकुट नहीं खाया जाता है। लेकिन मान लीजिए आपको मार्केट में मिल गया, अब आप सुबह जॉगिंग के लिए गए और जॉगिंग में जाते वक्त अरे लगा, अरे यहाँ पे जूस सेंटर है, बहुत अच्छे लौकी का जूस रखा है, नीम का रखा है, करेला का रखा है। हमने कहा एक गिलास जूस दे दो, कॉकटेल दे दो। उसने थोड़ा सा नीम का, उसमें थोड़ा सा करेले का, उसने थोड़ा सा लौकी का मिलाया, घुमाया और आपको दे दिया और आप पी करके आ गए। इससे आपकी नेत्र की ज्योति कम हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी इस कुंवार के महीने में करेले का ना जूस खाया जाता है, ना करेले का अचार खाया जाता है, ना करेले के आइटम खाए जाते हैं, लेकिन आप लोग ले लेते हैं। यह जैन शासन का फूड मैनेजमेंट है, जो मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। आचार्यों ने बकायदा इसके लिए गाथाएं लिखी हैं। मूलाचार जैसे ग्रंथों में साधुओं के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आचार्यों की ऐसी महती कृपा रही है कि उन्होंने कह दिया कि जो जितना मर्यादित है उतना ही भोजन करना है, बाकी चीज नहीं लेनी है। पुराने नाश्ते 2 दिन 3 दिन का जो पुराना नाश्ता होता है ना, घर के अंदर सेव बना दिए, 4 5 7 दिन चलेंगे, लेकिन हर दूसरे दिन ताज़ा नाश्ता बनाने की प्रक्रिया चलती है। यहाँ पर बहुत पुराना भोजन नाश्ता करने पर भी शरीर और स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। इस बात को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों महाराज जी, इतना ज़्यादा खाने से क्या होता है? खाने की बात करने से फर्क पड़ता है। आहार से आपका शरीर जुड़ा है, शरीर से आपकी इंद्रियां जुड़ी हैं, इंद्रियों में आपकी भाषा भी जुड़ी हुई है, भाषा के साथ शरीर के साथ आपका श्वासोच्छ्वास भी जुड़ा हुआ है, और उसी से मन के परिणाम भी जुड़े हुए हैं। तो एक भोजन आपके मन के परिणामों को दूषित करने के लिए, अच्छा करने के लिए निमित्त बनता है। अन्य मतों में भी 3 प्रकार का भोजन बताया है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन। तो अभी ये वो जीवन है जब 1 महीना कुमार का बिल्कुल सात्विक भोजन के साथ, कोई राजसिक भोजन नहीं। आप देखिए कि पित्त भड़कने के कारण, जैसे वैदिक संप्रदाय में कहते हैं कि वो पित्त पक्ष लग गया, हमारे यहाँ पित्त भड़क गया, वहाँ पित्त पक्ष लग गया, यहाँ पित्त भड़कने की स्थिति बनती है, जिसको आप लोग करे दिन भी कहते हैं। इसी दिन वो टाइम रहता है जब आप कच्चे जो गेहूं होता है, उस गेहूं की खीर बना करके, कुटा हुआ गेहूं होता है, ताज़ा गेहूं होते हैं, नए नए फसल के गेहूं, उसको कूट करके सेक करके उसकी खीर बना करके खाते हैं, जिससे पित्त की शमना बनी रहती है, नेत्र की ज्योति रहती है। यही वो समय रहता है जब धीरे से आपके शरीर से एक विशेष प्रकार का पसीना चिड़चिड़ वाला निकलता है, क्योंकि कुंवार के महीने में गर्मी बहुत तेज पड़ती है, और उस तेज गर्मी के चक्कर में जब पसीना निकलता है, बहुत पित्त भड़कता है, तो फिर आपको लगता है कि हम लस्सी पी लें, दही खा लें, कुछ खट्टा खा लें, और खट्टा खा लेंगे तो गला पकड़ लेता है। ये वो समय है जब खट्टा नहीं खाया जाता। लेकिन अब आपको कोई बताए तब तो फिर आप खट्टा भी खाएंगे कि अरे महाराज हमारे लिए तो सब चलता है। स्वस्थ व्यक्ति भी अगर इस तरीके का अपने शरीर का दुरुपयोग करता है, निश्चित मानिएगा हो सकता है आपके गलत खान पान के कारण आपके शरीर में उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप नींबू खा लें, करेला खा लें, अचार खा लें, हो सकता है आपके शरीर में कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन आपके मन के अंदर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये बात बिल्कुल तय है कि आपको सात्विक भोजन कुंवार के महीने में तो बना करके ही रखना है। रात्रि भोजन करने वाले लोग, यही वो सीजन होता है जब इतना ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनती है। देखा आपने, जाम डाम डुस जब देखो तब निकलता रहता है, कभी ऊपर से कभी नीचे से आवाज आती रहती है ना, तो वो जो आवाज आती है वो कुंवार के महीने में ज्यादा हो जाती है। तो ये वो समय है कि जिस समय जब आपको पता चले कि गैस फर्मेंटेशन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दिन गर्म रहता है, रात बिल्कुल ठंडी रहती है। ठंडा दिन गर्म, मतलब ठंडा दिन गर्म निकल गया, रात ठंडी हो गई। अब ये ठंडे गर्म के चक्कर में शाम के समय, रात के समय 9 बजे 8 बजे जिन्होंने भोजन किया है, अब वो भोजन जब पेट में धीरे धीरे फर्मेंटेशन के लिए जाता है, प्रोसेसिंग में जाता है, तो ये वो कुंवार का महीना है जब मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। माइनर अटैक्स आते हैं लेफ्ट राइट हाथ में। आप देखेंगे कुंवार के महीने में
मेरा महाराज हाथ नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये यहाँ पे कुंवार के महीने में छाती के दर्द को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो कोई आपको हल्के से उठा लेगा। आपने थोड़ा भी गड़बड़ करी और आपके नाम की खीर पूड़ी बटने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसके लिए क्या करें महाराज जी? इसके लिए एक उपाय है आपके पास कि कुंवार के महीने में कोशिश करिए कि पेट में गैस बिल्कुल भी ना बने। उपाय बहुत सहज है। सोधी हुई हर्रे होती हैं, शाम का भोजन करिए सूर्यास्त से पहले और 4 हर्रों को चूस लीजिए। चूसने के साथ ही आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ और व्यवस्थित हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको हर्रे का कसैलापन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल ताज़ा स्वस्थ घी सिर्फ 1 टेबल स्पून खा करके और पानी पी लेंगे तो भी आपकी पित्त की शमना बनी रहेगी, पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और किसी भी प्रकार की गैस नहीं बनेगी। लेकिन अगर मान लीजिए लगातार गैस कुंवार के महीने में बन रही है, समझ लेना पापा का बुरा वक्त आ रहा है। पापा का नहीं, तुम्हारा भी आ सकता है, घर में किसी का भी। जिसको इस फूड मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है वो इसी टाइम रहता है। और ये भी बात तय है कि 10 में से 7 लोगों को हार्ट अटैक आने के बाद बचने का मौका मिल जाता है, लेकिन 3 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कभी भी साइलेंट हार्ट अटैक में बचने का मौका नहीं मिलता। वे लोग अगर इस कुंवार के महीने में रात्रि भोजन करते हैं, स्पाइसी भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइस वाला भोजन करते हैं या फिर सड़े स्पाइस का भोजन करते हैं, आपके यहाँ की मसालदानी नहीं है, वो एक औषधियाँ हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अगर भोजनशाला आपके घर की मंदिर बन जाए और आपका भोजन प्रसाद बन जाए तो विश्वास मानिए परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। कुंवार मास इतने समलता के साथ धीरे धीरे निकालना पड़ता है। जो कुंवार के महीने में गाय दूध देती हैं, आप उसको भी देखिएगा कि उसमें वात विकार बहुत रहता है। तो कुंवार के महीने में जब कभी भी, वैसे भी सामान्य दिनों में भी दूध में वात विकार बहुत रहता है। तो पहले आपने देखा होगा राजस्थान में या फिर कहीं और, जब भी शाम को ठेले के समय बाहर के ठेले में, कि वो लगातार उसको ऐसा ऐसा फेंटते हैं, है ना, दुकानदार लोग फेंट कर देते हैं ना दूध, तो वो फेंटने से दूध का वायु विकार नष्ट होता है। तो मान लीजिए आपको शुगर है और आप शक्कर नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर उसको आप जब फेंट लेंगे तो फेंटने से दूध का वायु विकार चला जाएगा। आप उसमें 2 बहुत अच्छे से पिंड खजूर भी डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं लगे तो आप सिंपल सादा भी ले सकते हैं। सादा दूध भी बिना शक्कर का भी बहुत मीठा और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप बोलते हैं गैस बनती है, तो गैस बनने के कारण सिर्फ यही है कि दूध में जो वायु विकार है उसको हम फेंकते नहीं हैं, और बाहर के उस जो चढ़ा हुआ कढ़ाया रहता है ना, जिसमें बहुत अच्छी धीरे से, आपने देखा कि आपके घर के अंदर कभी भी दूध में इतनी मोटी मलाई नहीं पड़ती जितनी मोटी मलाई रोड में चढ़े हुए कड़ाहे के अंदर जो दूध रहता है ना उसमें पड़ती। वो धीरे धीरे एक डंडी से ऐसे खींचते रहते हैं, इधर लगाते रहते हैं, और फिर आप बोलते हैं भैया खुरचन दो ना। पता भी है खुरचन काय की बनी है कि बस उठाया और गप्प कर लिया। तीखुर होता है, तीखुर को दूध में डाल देते हैं और धीरे धीरे वो तीखुर जो होता है वो गाढ़ा करने लगता है। कुछ लोग और भी गलत पदार्थ डाल देते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, जिसमें उसमें लगातार लेयर्स बनती रहती हैं और दूध उतने के उतने बना रहता है, लेयर्स बनती रहती हैं, वो सामने धीरे धीरे चिपकाते रहते हैं। आपके घर में इतनी मोटी मलाई नहीं पड़ेगी जितनी मोटी मलाई बाहर के कढ़ाई चढ़े दूध में पड़ती है, और हमको लगता है कि ये बहुत देर से ओंट रहा होगा। इस चक्कर में दूध गाढ़ा हो गया है, तुम्हारी बुद्धि गाढ़ी हो गई है। अपनी बुद्धि को समझाओ कि हम गाढ़ी बुद्धि के लोग बाजार का दूध नहीं पिएंगे। क्या करेंगे? घर का दूध पिएंगे। घर की चीज़ों में, घर के अंदर अगर मोटी मलाई जमानी है, एक बहुत अच्छा फंडा रहता है कि अगर मान लीजिए 2 इंच गहरी थाली होती है ना, उस थाली में दूध को ठंडा करने के लिए रख दीजिए। जैसे आप थाली में दूध को ठंडा करने के लिए रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मोटी परत वाली मलाई वहाँ पर जम करके तैयार हो गई है। गंजियों में मोटी मलाइयाँ नहीं पड़ती, और फिर दूध के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप सोयाबीन का दूध पिएंगे या फिर नकली दूध पिएंगे तो मलाइयाँ नहीं बनेंगी, लेकिन प्योर भैंस या गाय के दूध में तो ये चीज़ मिल जाती है। मेरा इन सब चीज़ों को आपको बताने का जो उद्देश्य है वो कोई आपको पाक कला सिखाना नहीं है।
आपके जीवन बचाने का उद्देश्य है, क्योंकि आहार से शरीर है, शरीर से इंद्रियां हैं, इंद्रियों में भाषा है, भाषा शरीर इंद्रियां आहार मिलकर के आपके मन के अंदर एक परिणाम छोड़ती हैं। हम हो सकता है शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, लेकिन हमारी मानसिक अस्वस्थता के कारण भी हमारा ये भोजन बहुत कार्यकारी होता है। और ये विज्ञान तो दुनिया के आधे लोग नहीं जानते कि 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आटे की, दाल की, सब्जियों की या फिर मसालों की शक्तियां खत्म हो जाती है। दुनिया भर के वे लोग जो पिसे हुए मसाले बाजार के यूज करते हैं, एक बार जाकर के फैक्ट्रियां देखिए। आपको बाजार का नमक बहुत अच्छा लगता है ना? आपके इंदौर के अंदर तो चटोरी की दुनिया में सबसे ज्यादा जीरामन चलता है। बाजार का पिसा जीरामन नहीं मिला तो हम खाना नहीं खाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। पराठे में घी और घी में जीरामन, इसके बिना मैं बागड़ गया। बड़वा और इस तरफ का जो पूरा बेल्ट है, सनाबत का बेल्ट है, कुछ नहीं, गरम पराठे, अच्छा घी और उसमें जीरामन। बोले महाराज लो। हमने कहा एक आध दिन तो चलेगा, लेकिन रोज रोज नहीं चलेगा। 3-4 दिन में पता चला कि रोज रोज यही। तो हमने कहा हमने तो हाथ जोड़े। लेकिन आपके इंदौर में चलता है। इस बात को भी तय करिएगा कि जो स्पाइस 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन पुराने हो गए हैं, उसकी पूरी फ्रेग्रेंस लेस हो गई है। बाजार के चाय वालों को देखा है आपने? जब आपके लिए वो चाय बनाते हैं तो तुरंत अदरक कूटते हैं, तुरंत वो इलायची कूटते हैं, तुरंत वो थोड़ी सी जायफल कूटेंगे, फिर आपके उसमें डालेंगे। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जैसे ही कूटते हैं तो उसके जो फ्रेग्रेंस अंदर का होता है, जो पोटेंसी होती है, वो 1000 गुना और बढ़ करके और उस पदार्थ में मिल जाती है। हमारे यहाँ चलता है सतकुटी पीपल चलता है, सहस्त्रकुटी पीपल चलता है, पीपल चलता है। वो क्यों चलता है? कि इस पीपर में 1000 बार चोट मारी गई है। तो जितनी बार चोट मारते हैं उतनी बार वो औषधियां, जितने भी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स में पोटेंशियल पीरियड्स और बढ़ जाते हैं। तो कोई सतकुटी चलता है, कोई सहस्त्रकुटी चलता है, कोई लस सहस्त्रकुटी चलता है। ऐसे उससे धीरे धीरे जितना कूटते हैं उसकी शक्ति बढ़ती है। अब एक बार कूट गया, कूटने के बाद अब वो आपको कूट रहा है, तो आप बाजार के मसालों से अपने जीवन को कुटवाइए मत। पैकेट वाले आटे में कुछ भी नहीं रहता है। आप निश्चित करिए, आजकल तो जमाना बहुत हाईटेक है, बहुत छोटी सी मशीनें आती हैं, सिर्फ 5-6 हज़ार रुपए की एक चक्की आती है। बहुत जमाना बहुत मॉडिफाई है। पहले वो पत्थर की चक्की आती थी जिसको खोलना, टाइट करना, सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती थी। आजकल तो बहुत ऐसा जमाना आ गया है कि थोड़ा सा एक नट बस खोलते हैं, पूरा एक कपड़ा लगा करके पूरा साफ कर देते हैं और पूरी चक्कियां साफ हो जाती हैं। घर के अंदर एक चक्की रख लीजिए, घर के अंदर धुले हुए मसाले रख लीजिए। मसाले जितने भी पदार्थ हैं ये सब धोए जाते हैं। पूरी दुनिया में कितने सारे परिवार ऐसे हैं जिनको कभी ये भी नहीं पता है कि गेहूं धो करके खाया जाता है। जो बाजार से गेहूं खरीदते हैं ना, दुनिया में कई समाजें, कई कौमें हैं जो हो करके मर गई, उन्होंने जीवन में कभी धुला हुआ गेहूं नहीं खाया। लेकिन जैन शासन की खूबसूरती है कि वो सबसे पहले बाजार से लाए हुए गेहूं को छत में चढ़ाते हैं, वहीं पे छना पानी इकट्ठा करते हैं, छने पानी में पूरा का पूरा गेहूं डाल देते हैं और गेहूं डाल करके महिलाएं, पुरुष जो होती हैं उसको जब हाथ से हिलाते हैं तो जितना भी सड़ा हुआ गेहूं के दाने होते हैं वो फूल करके तुरंत ऊपर खड़े हो जाते हैं। एक टोकनी लेते हैं, पूरा का पूरा ऊपर से फूल अलग कर लिया, खराब जितने गेहूं के दाने हैं, घुने गेहूं के दाने हैं, पानी में डालते साथ घुना गेहूं का दाना ऊपर आ जाता है, क्योंकि अंदर का कीड़ा वो खा चुका होता है, सत्व हल्का रहता है, तैरने लगता है। तो महिलाएं उसके ऊपर से निचोड़ करके बाहर निकाल करके बाहर कर लेती हैं। फिर नीचे हुए गेहूं में, पूरे में दाने में मिट्टी लगी रहती है। अब आप बोलेंगे महाराज जी आजकल तो सरटैक्स का जमाना है, मशीनों से कोई मिट्टी विट्टी नहीं होती है। एक बार यूज करके देखिएगा, फिर दिमाग खुल जाएगा। हम जितनी भी बातें कहेंगे प्रैक्टिकली कहेंगे, हम फालतू की बातें कहने पे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरी जनता जो है वो इतनी सजग हो गई है, वो जानती है कि मुनिराज के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक देशना में हमारे जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। कोई फालतू की बात नहीं, एक भी शब्द फालतू का नहीं। आप कोई भी, पूरी दुनिया की कितनी कौमें हैं
जो बिना धुला गेहूं खाती हैं, बिना धुला बाजरा खाती हैं, बिना धुला मक्का खाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये गेहूं, बाजरे, दाल में इत्यादि को में भी जब इनको स्टॉक किया जाता है तो स्टॉक करने पर इनमें एक छोटा सा गैस का कैप्सूल फेंक करके तोड़ देते हैं। जितने भी वेयर हाउस होते हैं उन वेयर हाउस में अनाज स्टोर रहते हैं, तो पूरे गैस जो होती हैं वो थोड़ी भी नमी पाकर के गेहूं की ऊपरी सतह पर चिपकी रहती है। जब हम उस गेहूं को धोते हैं, जब हम कोई मक्का धोते हैं, ज्वार धोते हैं, बाजरा धोते हैं, हमारे यहाँ तो हल्दी धोई जाती है, राजगीर धोया जाता है, सब चीज़ें धुल करके फिर तेज गर्मी में धूप में अच्छी सुखा ला करके टाइट डिब्बा बंद पैक में बिल्कुल फ्रेश करके रखते हैं और उसी भोजन पे विश्वास रखते हैं। तब जाकर के जैनियों के चेहरे की चमक दूसरे लोगों से अलग दिखाई देती है। और इनमें भी फिर वो परिवार के लोग भी हैं जिनके घर में ये मर्यादाओं का बुजुर्गों ने नहीं सिखाया, नहीं बताया, तो फिर वो चेहरे से भी वैसे ही दिखते हैं जैसे उनको नहीं होना चाहिए। फिर कितना भी फिर उसमें एक पुट्टी के ऊपर दूसरी पुट्टी लगा लो, फिर तीसरा कोड लगा लो, फिर चौथा कोड लगा दो। 5 कोड लगाने के बाद तो लोग मार्केट में निकलते हैं। फिर कितना भी कोड लगा लो या फिर बिल्कुल छील दो, एक जैसा सौंदर्य अगर देखना है उसमें आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। आहार की आपके मन के लिए भूमिका है, आपकी इंद्री के लिए। भाषा भी आपकी आहार तय करता है कि तुम किस तरीके के शब्द बोलोगे। ईएनटी का डॉक्टर है ना, आप कभी देखिएगा, ईएनटी के डॉक्टर में पास जाइए, उससे कहिए कि हमारे कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो आपको एक ऐसा लिक्विड देगा, इसको बोलेगा नाक में डाल दो। है सामने वाले से बोलेंगे डॉक्टर साहब कान में दर्द है, बोला जितना बोला उतना करो, नाक में 2 बूंद दवाई डालोगे कान का दर्द ठीक हो जाएगा। अब कोई जो अबोध है वो डॉक्टर से आर्गूमेंट करके बोलता है, अरे डॉक्टर साहब कान में दर्द है, नाक में डालने से कैसे ठीक होगा? तो डॉक्टर बोलते हैं, मूर्खानंद, ये जो कान है, नाक है और गला है, EN और T, ऐसे ENT होता है। तो ये ENT जो होता है ये एक दूसरे से अंदर से कनेक्टेड है। नाक में डालोगे तो ये कान तक अंदर तक पहुंच जाएगा और फिर कान का दर्द ठीक हो जाएगा। विश्वास ना हो तो करके देखो। जब ENT के डॉक्टर कान का दर्द नाक से डाल करके दवा में ठीक कर सकता है, आचार्य भी इस बात को कहते हैं कि तुम अपना आहार सुधारो। तुम्हारे आहार का संबंध तुम्हारी भाषा से है, तुम्हारे आहार का संबंध तुम्हारे मन से है, तुम्हारे आहार का संबंध तुम्हारे इंद्रियों के उद्वेग से है, तुम्हारे आहार का संबंध तुम्हारी भाषा श्वासोच्छ्वास से भी है। कई बार आप ऐसा भोजन कर लेते हैं जिस भोजन को करने के बाद शरीर बहुत भारी लगता है ना। कई बार अच्छा खा लिया, ठूस करके दबा करके ले दमादम, क्यों? फ्री का मिला है तो और खा लो। अभी हम यहाँ पर थे एक दिन पहले सुमति धाम में, तो मनीष जी गोदा का वो सुमति धाम बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है उन लोगों ने, देखने लायक चीज़ है, विश्व के लोगों को आना चाहिए एक बार। तो उन्होंने हमारे आने पर सावकों के लिए 5-6 मीठे रख दिए। अब एक सावक आया शाम को, तो महाराज जी पेट बहुत दर्द दे रहा है। तब ने कहा क्यों दर्द दे रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बोले क्या गड़बड़ हो गया महाराज जी, 5-6 मीठे थे, अपन ने सब मसक लिए, अब वो पेट में जाकर के ऊधम मचा रहे हैं। अब फ्री की चीज मिली तो जितनी मिली तो अंदर डाल ली हमने। अब वो जब ऊधम मचाते हैं तो फर्क तो पड़ता है भैया, फर्क पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं, आपके यहाँ के तीर्थंकर सर्वज्ञ कह रहे हैं, एक दूसरे का संबंध है। आपके आहार से आपके श्वासोच्छ्वास का संबंध है, शरीर का, भाषा का, इंद्री का, प्राण का, मन का, इन सब का उनसे संबंध है। और हम उस विज्ञान को नहीं जानते, और विज्ञान को नहीं जानने के कारण हम यदवा तद्वा अगर प्रवृत्ति करते हैं तो गलत भोजन करने पर हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, लेकिन आपका दिमाग जरूर खराब होता है। मांसाहारी पदार्थों के साथ भी ये बातें बिल्कुल तय है। जो लोग बाहर जाकर के रात्रि भोजन करते हैं, रात में जाते हैं, उन सब लोगों के लिए एक शुभ संदेश जरूर दूंगा कि कुंवार के महीने में 1 महीने का प्रिकॉशन रखिए। 1 महीने बिल्कुल भी बाहर का रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो आपको चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हिप्स में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपकी एड़ी में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका यूरिया नहीं बढ़ेगा, सोडियम पोटेशियम नहीं बढ़ेंगे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आचार्यों की, गुरुओं की जो बड़ी बड़ी नीतियां हैं, क्वार मास के 2 पखवाड़े बड़े जतन से काटो प्यारे, ये बात को मैं दोबारा कहकर के शब्दों को विराम देता हूं। और ये बात बिल्कुल निश्चित मानिएगा, आंवला जो होता है
वो दीपावली के बाद खाया जाता है, क्योंकि दीपावली के बाद तक ठंडक आ जाती है, तो कसैले के कारण वो हमारे पित्त शमन के लिए और कफ के विकार को नष्ट करने के लिए आंवला काम करता है। लेकिन अभी आपने आंवले में नींबू मिला करके, अचार बना करके, मिर्ची बना करके खा लिया या खिला दिया, हम भी डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, दोनों वाली बातें हैं। तो इन दोनों से भी बचने का प्रयास करें और उपयुक्त आयुर्वेदिक औषधियों जैसे भोजन का प्रयोग करके जीवन को स्वस्थ रखें। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।